आज का टॉपिक है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। चैप्टर 3 है, क्लास 10th के लिए है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि मेटल्स क्या होते हैं। मेटल्स आर द substances that conduct heat and electricity and are malleable and ductile। ठीक है, मेटल्स वो सब्सटेंसेस होते हैं जो हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं और मेलेबल और डक्टाइल होते हैं। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं मेटल के, जैसे आयरन हो गया Fe, एल्यूमिनियम हो गया Al। ये Al और Fe जो हैं वो इनके सिंबॉलिक फॉर्म है। गोल्ड हो गया Au और सिल्वर हो गई Ag। ठीक, ये होते हैं मेटल्स। अब देखते हैं मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। सबसे पहली है हार्डनेस। हार्डनेस का मतलब क्या होता है कि जब हम उनको प्रेस करेंगे तो वो हार्ड लगेंगे हमको। मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर हार्ड एक्सेप्ट, कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, एक्सेप्ट अल्कलाई मेटल्स। ये अल्कलाई क्या है, ये मैं पिछले वीडियोस में समझा चुका हूँ। अल्कलाई मेटल्स लाइक सोडियम, पोटेशियम और लिथियम एक्सेट्रा। ये इतने सॉफ्ट होते हैं कि इनको नाइफ से भी काटा जा सकता है। ठीक है, दीज कैन बी कट बाय अ नाइफ। उसके बाद आती है स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है कि मेटल्स स्ट्रॉन्ग हैं या नहीं है। तो मोस्ट ऑफ द मेटल्स जो होते हैं, मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर स्ट्रॉन्ग एंड हैव हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। अब ये टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होता है? टेंसाइल स्ट्रेंथ का मतलब ये होता है जब हम किसी मेटल के पीस को दोनों साइड से खींचते हैं, ठीक, दोनों साइड से खींचते हैं इसको, तो वो टूटे ना। ठीक है, इजीली, आसानी से ना टूटे। जब एक फोर्स, एक थ्रेशोल्ड फोर्स से ज़्यादा जब अपन फोर्स लगा देंगे खींचने का, तो वो टूट जाएगा। ठीक है, मगर आसानी से ना टूटे। ठीक है, नॉट इजी टू ब्रेक, इसको कहते हैं टेंसाइल स्ट्रेंथ। ठीक है,
मेटल्स की यही प्रॉपर्टी होती है टेंसाइल स्ट्रेंथ, जिसकी वजह से उनको क्या किया जाता है, बिग स्ट्रक्चर्स में यूज़ किया जाता है। बिग स्ट्रक्चर्स आर मेड यूजिंग मेटल्स। जनरली क्या होते हैं, कॉपर या आयरन होता है। थर्ड प्रॉपर्टी आती है उनका स्टेट, कैसे स्टेट में होते हैं। जनरली मेटल्स जो होते हैं वो सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर में, ठीक, एट रूम टेम्परेचर। इसमें भी कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे कि मर्क्यूरी। मर्क्यूरी वो मेटल है जो रूम टेम्परेचर पे भी लिक्विड होता है। फिर आते हैं उनके साउंड पे। हैमर से स्ट्राइक करेंगे तो वो कैसा साउंड प्रोड्यूस करेंगे। तो मेटल्स जो होते हैं ना, मेटल्स प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड। घंटियाँ वगैरह देखी होंगी आपने, है ना, तो उनको जब बजाते हैं तो रिंगिंग साउंड आता है। तो हम क्या कह सकते हैं, मेटल्स आर सोनोरस। फिर फिफ्थ आती है कंडक्शन। जनरली मेटल्स जो होते हैं वो गुड कंडक्टर होते हैं। मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स। गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इसलिए क्या किया जाता है, मेटल्स के वायर्स बनाए जाते हैं। और कुकिंग में भी जो यूटेंसिल्स होते हैं वो क्या होते हैं, मेटल के बने होते हैं। फिर आती है सिक्स्थ है मेलिएबिलिटी। मेलिएबिलिटी का मतलब है मेटल्स को हम पीट के थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं बिना टूटे। मेटल्स कैन बी टर्न्ड इनटू थिन शीट्स ऑन बीटिंग। ठीक है, ये होती है मेलेबिलिटी। फिर सेवेंथ आती है डक्टिलिटी। अब डक्टिलिटी का मतलब ये होता है कि मेटल्स कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स। ठीक, किसी मेटल के पीस को खींच के वायर में बदला जा सकता है बिना टूटे। एट्थ आती है उनकी मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट। मेटल्स का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट वेरी हाई होता है। नाइन्थ आती है डेंसिटी। मेटल्स जो होते हैं वो डेंस होते हैं, इसलिए डेंसिटी उनकी हाई होती है। और टेंथ और लास्ट आती है कलर। मोस्ट ऑफ द मेटल्स जो होते हैं वो ग्रे कलर के होते हैं। ठीक, इसमें भी कुछ एक्सेप्शंस है, एक्सेप्ट गोल्ड एंड कॉपर। ठीक है, ये थी फिजिकल प्रॉपर्टीज़। अब देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं उनकी। केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स। पहला आता है रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। मेटल्स जो होते हैं वो ऑक्सीजन के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। तो इनका जनरल फार्मूला मैं लिख के बता देता हूँ। मेटल प्लस
ऑक्सीजन गिव्स मेटल ऑक्साइड। ठीक है, जब मेटल्स रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन के साथ तो उनका मेटल ऑक्साइड फॉर्म होता है। जैसे कि हम पोटेशियम का एग्जांपल लेते हैं। पोटेशियम का फॉर्मूला क्या होता है? के। ठीक है, के प्लस O2 ये बनाता है K2O। इसको हम बैलेंस कर देते हैं। K2O को कहते हैं पोटेशियम ऑक्साइड। ठीक, ये पोटेशियम ऑक्साइड कहलाता है। अब उसके बाद हम सोडियम का एग्जांपल लेके देखते हैं। ये होता है 4Na प्लस O2 गिव्स 2Na2O। इसको कहते हैं सोडियम ऑक्साइड। इसी तरीके से लिथियम हो गया, पोटेशियम हो गया, सोडियम हो गया, एक्सेट्रा। ये सब जो हैं वो क्या हैं? अल्कलाइन मेटल्स हैं। अल्कलाइन मतलब जो अर्थ में मिले आसानी से। तो जो अल्कलाइन मेटल्स होते हैं वो क्या करते हैं? विगरसली रिएक्ट करते हैं। ऑक्सीजन के साथ। विगरसली मतलब क्या होता है? फास्टली, बहुत तेज़ी से। ठीक है, अल्कलाइन मेटल्स क्या होते हैं? अर्थ मेटल्स। विगरसली बहुत फास्टली करते हैं O2 के साथ। इसलिए जो सोडियम होता है ना उसको हम केरोसिन में डुबा के रखते हैं। अगर ऐसे ही खुला छोड़ देंगे या अगर पानी में रखेंगे ना तो पानी में आग लग जाएगी। देखे होंगे ना कुछ जादूगर जो होते हैं वो पानी में आग लगा के दिखाते हैं। कुछ जादू वादू नहीं होता है, सब साइंस होता है। तो वो क्या करते हैं? सोडियम लेते हैं, पानी में फेंक देते हैं तो पानी में आग निकलने लगती है। ठीक है, बेवकूफ़ बनने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी कोई जादू नहीं होता है। सेकेंड आती है रिएक्शन विथ वाटर। रिएक्शन विथ वाटर, वाटर के साथ कैसे रिएक्ट करता है मेटल? तो मेटल लिया, साथ में वाटर लिया, दोनों में रिएक्शन हुआ, क्या बना? मेटल हाइड्रोक्साइड बना। और क्या बना? हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई। एग्जाम्पल्स लेते हैं इनके। सबसे पहला कैल्शियम के साथ। कैल्शियम जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म करता है, साथ में H2 गैस रिलीज होती है। यह है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसी तरीके से मैग्नीशियम का देखते हैं। मैग्नीशियम जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, साथ में H2 गैस रिलीज होती है। एरो का साइन क्या इंडिकेट करता है? कि वो ऊपर एस्केप हो जाएगी। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। उसके बाद देखते हैं जिंक का। जिंक किस तरीके से रिएक्ट करता है? Zn प्लस H2O। अब जिंक जो होता है ना वो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता, इसलिए हम स्टीम के साथ रिएक्ट कराएंगे। ZnO बनाता है प्लस H2 बनाता है, इसको जिंक ऑक्साइड कहते हैं। ठीक है, तो कुछ जो होते हैं मेटल्स वो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते। फिर देखते हैं आयरन। ये सबसे इम्पोर्टेंट है तो ध्यान से देखिएगा। 3Fe
प्लस 4H2O, Fe3O4 प्लस 4H2। अब ये Fe3O4 जो है इसे कहते हैं आयरन ऑक्साइड, ठीक है। और यही आयरन ऑक्साइड जो होता है उसे रस्ट कहते हैं। यही होती है जंग जो लोहे में लग जाती है। समझ आया? अब एक इम्पॉर्टेंट बात, बोथ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम are heavier than water but still flat over it, float है, सॉरी फ्लैट कैसे हो सकता है, फ्लोट ओवर इट। वाई? अगर आप में से पता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पता है तो मैं बताता हूँ इसका आंसर। बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन गैस। अब ये होता कैसे? बबल्स फॉर्म्ड अराउंड द सरफेस। ये सपोज मेटल का पीस है, जब ये पानी में जाएगा तो क्या होगा? सपोज ये पानी है, ठीक है। जब ये पानी में जाता है तो क्या होता है? ये रिएक्ट करता है। रिएक्ट जब करता है वाटर के साथ मेटल, तो क्या होता है? हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। फिर वो हाइड्रोजन गैस को बाहर निकलने की जगह नहीं मिलती, तो वो क्या करती है? जितनी जगह पर पानी है ना, उतनी जगह पर उसके सरफेस पर चिपक जाती है, ठीक है। ये H2 गैस जो है चिपक जाती सरफेस पर। और गैसेस की डेंसिटी तो आपको पता है कि पानी की डेंसिटी से बहुत कम होती है, इसलिए ये जो मेटल का पीस है वो फ्लोट करता है पानी में, भले ही वो कितना भी हैवियर क्यों ना हो पानी से। समझ आया? तो ये था इम्पोर्टेंट। अब थर्ड देखते हैं, रिएक्शन ऑफ मेटल विथ डाइल्यूट एसिड। एसिड जो है वो डाइल्यूट है, तो जब मेटल रिएक्ट करता है डाइल्यूट एसिड के साथ तो मेटल सॉल्ट बनाता है, साथ में हाइड्रोजन रिलीज होती है। एग्जाम्पल लेते हैं सोडियम का, ये हो गया 2Na, साथ में 2HCl में मिला दिया उसको, तो ये बनाया 2NaCl। NaCl सॉल्ट होता है, आपको पता है ना। ये है सोडियम, ये है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और ये है सोडियम क्लोराइड, और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, ठीक है। इसी को कहते हैं मेटल सॉल्ट। ये क्या है? मेटल सॉल्ट है। अब एक फिर से इम्पॉर्टेंट टिप, when metals treated with HNO3, यही जो ऊपर समझा रहा था ना, उसमें ये डाइल्यूट एसिड में जब HNO3 जब आता है, HNO3 क्या होता है? नाइट्रिक एसिड होता है। जब एसिड्स को मेटल्स को नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तब हाइड्रोजन गैस इज नॉट रिलीज्ड,
तब हाइड्रोजन गैस रिलीज़ नहीं होती। क्यों नहीं होती? अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, आप बहुत होशियार हैं। ठीक है, वो नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ ताकि आप होशियार बन जाएं। तो ऐसा इसलिए होता है बिकॉज HNO3 जो होता है वो ऑक्सीडाइज कर देता है। किसको? हाइड्रोजन गैस को। ऑक्सीडाइज द हाइड्रोजन टू फॉर्म वाटर। ठीक है, इसीलिए इसमें हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं होती है। समझ आया? सेकेंड टिप जो आती है, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, ये जो होते हैं इनको नोबल मेटल्स कहते हैं। अब नोबल मेटल्स क्या होते हैं? दीज डजंट रिएक्ट विथ वाटर और डाइल्यूट एसिड्स। ठीक है, इसलिए इनमें कभी ना तो रस्ट लगेगी ना ये खराब होंगे। समझ आया आपको? इसलिए इनमें कभी जंग नहीं लगती, इनको नोबल मेटल्स कहते हैं। अब आते हैं दूसरे मेजर टॉपिक पे, मेटल ऑक्साइड्स। अब मेटल ऑक्साइड्स को देखेंगे। होती क्या है मेटल ऑक्साइड्स? जैसे कि Na2O हो गई, K2O हो गई। अभी ऊपर देखी ना अपन ने, इसको क्या कहते हैं? सोडियम ऑक्साइड कहते हैं। ये है पोटेशियम ऑक्साइड। इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? ये बेसिक होती हैं नेचर में। अब चूंकि बेसिस होती हैं तो ये रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देती हैं। ठीक है, इनके कुछ रिएक्शंस देखते हैं। अब फर्स्ट आता है रिएक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड विथ वाटर। वाटर के साथ किस तरीके से रिएक्ट करती हैं? तो जो मोस्ट ऑफ मेटल ऑक्साइड्स होती हैं वो वाटर में इनसॉल्युबल होती हैं, मतलब वाटर में डिसॉल्व नहीं होती। दूसरा आता है जो अल्कलाई ऑक्साइड्स होती हैं। अल्कलाई ऑक्साइड्स जो अर्थ मेटल से बनती हैं वो सॉल्युबल होती हैं। ठीक है, और क्या करती हैं? दे फॉर्म स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग बेसिस बनाती हैं इन वाटर। ठीक है, तो जो अल्कलाई मेटल ऑक्साइड होती है जब वाटर के साथ रिएक्ट करती है तो स्ट्रॉन्ग बेस फॉर्म करती है। एग्जाम्पल देता हूँ मैं इसका। सोडियम हो गया, Na2O सोडियम ऑक्साइड प्लस वाटर के साथ रिएक्ट करेगी 2NaOH। और NaOH क्या होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है। अब ये सोडियम हाइड्रोक्साइड जो होता है वो स्ट्रॉन्ग बेस होता है। ठीक, इसी पे बेस्ड और दो इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस हैं। तो आता है रिएक्शन ऑफ जिंक ऑक्साइड एंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड का। जिंक ऑक्साइड मतलब ZnO, एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3। ये क्या है? इनसॉल्युबल होती हैं।
और क्या होता है, जिंक ऑक्साइड जो है और एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो है, ये होती हैं एम्फोटेरिक इन नेचर। अब एम्फोटेरिक क्या होता है, ध्यान से देखिए। एम्फोटेरिक होता है कि ये बोथ टाइप के कैरेक्टर शो कर सकती हैं, बोथ एसिडिक एंड बेसिक कैरेक्टर्स। कब कब करती हैं ये, रिएक्ट्स विथ बेस लाइक एसिड, जब बेस के साथ रिएक्ट करेंगी तो एसिड जैसा बिहेव करेंगी। रिएक्ट्स, एक सेकेंड, reacts with acid like base। ठीक है, जब एसिड के साथ रिएक्ट करेंगी तो बेस बन जाएंगी, बेस के साथ रिएक्ट करेंगी तो एसिड बन जाएंगी। यही होता है उनका एम्फोटेरिक नेचर। तो इसके कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। रिएक्टिंग विथ बेस, बेस के साथ किस तरीके से रिएक्ट करती हैं, तो हो गई ZnO प्लस 2NaOH, ये बनाएंगी Na2ZnO2 प्लस H2O। ये ZnO2 होता है सोडियम जिंकेट, सोडियम जिंकेट जो होता है वो सॉल्ट होता है। ये है सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो बेस है। अब आपको पता है ना कि सॉल्ट कैसे फॉर्म होता है, जब बेस किसके साथ रिएक्ट करता है, एसिड के साथ रिएक्ट करता है। तो जब बेस के साथ रिएक्ट कर रही हैं तो ZnO जो है वो एसिड बन जाती है, तो सॉल्ट फॉर्म कर लेती है। ठीक है, इसी तरीके से दूसरा आता है रिएक्शन विथ एसिड। अब जब एसिड के साथ रिएक्ट करेंगी तो किस तरीके से बिहेव करती है, तो मैं दूसरा लेता हूँ Al2O3 प्लस 6HCl, ये बनाएगा 2AlCl3 प्लस H2O। अब ये जो AlCl3 है इसको एल्यूमिनियम क्लोराइड कहते हैं। ठीक है, एल्यूमिनियम क्लोराइड, ये हो गया HCl, ये क्या है, एसिड है। एल्यूमिनियम क्लोराइड जो होता है वो सॉल्ट होता है। सॉल्ट कैसे फॉर्म होता है, एसिड और बेस के रिएक्शन से। समझ आया, तो ये था एम्फोटेरिक नेचर। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है रिएक्टिविटी सीरीज। तो ये रिएक्टिविटी सीरीज का मतलब क्या होता है, ये ऑर्डर ऑफ इंटेंसिटी होता है, ऑर्डर ऑफ इंटेंसिटी ऑफ रिएक्शन ऑफ मेटल्स। समझ गए, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव जो होता है वो पोटेशियम होता है, उसके बाद आता है सोडियम, फिर आता है कैल्शियम, उसके बाद आता है मैग्नीशियम, फिर आता है एल्यूमिनियम, ठीक है, फिर आता है जिंक, जिंक के बाद आता है आयरन,
और फिर आयरन के बाद आता है लेड, लेड के बाद आता है हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन के बाद आता है कॉपर, कॉपर के बाद आता है मर्क्यूरी, मर्क्यूरी के बाद आता है सिल्वर, और फिर सबसे लास्ट में आता है गोल्ड। ठीक है, ये क्या है, रिएक्टिविटी सीरीज कहलाती है। अब होता क्या है, सबसे ऊपर जो है वो मोस्ट रिएक्टिव है, और सबसे नीचे जो है वो लीस्ट रिएक्टिव है। मोस्ट रिएक्टिव मेटल उससे कम रिएक्टिव मेटल को हटा देगा, डिस्प्लेस कर देगा। जो अपन ने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस में पढ़ा था कि जब हाई रिएक्टिव मेटल लीस्ट रिएक्टिव मेटल को रिप्लेस कर देता है उसकी जगह से। रिएक्टिविटी जो होती है वो डिक्रीज होती है ऑन मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे की तरफ जब जाते हैं तो रिएक्टिविटी डिक्रीज होती है। इसका एक एग्जांपल बताता हूँ मैं। Fe जब CuSO4 के साथ रिएक्ट करती है सीरीज में, देखिए Fe क्या है, कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो Fe क्या करेगा, Fe यहाँ से कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, तो क्या फॉर्म करेगा, FeSO4 फॉर्म कर देगा और कॉपर हटा देगा। ठीक है, आयरन डिस्प्लेसेस कॉपर। क्यों किया ऐसा, क्योंकि आयरन ज़्यादा रिएक्टिव है। ठीक है, ज़्यादा रिएक्टिव मेटल क्या करेगा, कम रिएक्टिव को हटा देगा। इसी तरीके से एक और एग्जांपल लेते हैं, AgCuSO4। इसमें क्या होगा, Ag जो है वो सिल्वर है, Cu जो है वो कॉपर है, सिल्वर से ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर, तो जब इसमें सिल्वर मिलाएंगे ना तो कोई भी रिएक्शन नहीं होगा। ठीक है, सिल्वर इसको कभी भी डिस्प्लेस नहीं कर सकता क्योंकि कॉपर जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव है सिल्वर से। फिर आते हैं नॉन मेटल्स पे। नॉन मेटल्स जैसे कि कार्बन, C, सल्फर, S, हाइड्रोजन, H, एक्सेट्रा। देखते हैं इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स, नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज। सबसे पहली क्या होती है, हार्डनेस होती है। ये हार्ड नहीं होते, नॉट हार्ड, ब्रिटल होते हैं नेचर में, चूरा बन जाता है इनका। ठीक है, ब्रिटल इन नेचर। इसमें भी एक्सेप्शंस हैं। क्या है एक्सेप्शंस, डायमंड है, डायमंड जो है वो हार्डेस्ट सब्सटेंस है, डायमंड हार्डेस्ट सब्सटेंस है नेचर का। ठीक है, सेकंड आता है इनका स्टेट कैसा होता है। इनका स्टेट तीनों हो सकता है, ये सॉलिड भी हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं और गैस भी हो सकते हैं। अब इनका लस्टर, इनमें शाइन होती है या नहीं है, तो ये डल होते हैं, नॉन शाइनी होते हैं। इसमें भी एक्सेप्शंस आ जाएंगे। एक्सेप्शंस क्या आएंगे, डायमंड,
डायमंड पता है ना कितना शाइनी होता है। और आता है आयोडीन, आयोडीन भी शाइनी होता है। फोर्थ आती है सोनोरिटी, तो ये नॉन सोनोरस होते हैं, इन पीटने पे इनको कोई आवाज़ नहीं निकलती, ठीक है, रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस नहीं होता। फिफ्थ आती है मेलिएबिलिटी एंड डक्टिलिटी, तो ये ना तो मेलेबल होते हैं ना ही डक्टाइल होते हैं, तो ये दोनों प्रॉपर्टीज़ अवेलेबल नहीं होती हैं। नॉन मेटल्स आसानी से टूट जाते हैं, ठीक है, नॉन मेटल्स ब्रेक्स इजीली। सिक्स्थ आती है मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, तो इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो लो होता है। सेवेंथ आती है डेंसिटी, डेंसिटी भी इनकी लो होती है। एट्थ आता है कलर, तो ये बहुत सारे कलर के होते हैं, ठीक है, मैनी कलर्स, कुछ वो नहीं होता है इनका स्पेशल कि ग्रे ही होंगे। फिर आते हैं एक्सेप्शंस पे। एक्सेप्शन में क्या होता है, कार्बन जो है एक ऐसा वर्सेटाइल एलिमेंट है जो पहली बात तो हर चीज़ में प्रेजेंट है। कार्बन के अलग अलग फॉर्म होते हैं, तो कार्बन इन फॉर्म ऑफ ग्रेफाइट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी, तो मैंने कंडक्टिविटी वाली प्रॉपर्टी तो लगाई ही नहीं। तो जो नॉन मेटल्स होते हैं वो पुअर कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के, ठीक। तो जब कार्बन ग्रेफाइट के फॉर्म में आता है तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने लगता है। आयोडीन जो है वो लस्ट्रस होता है, ठीक है। कार्बन ही डायमंड के फॉर्म में, कार्बन एज डायमंड इज वेरी हार्ड, ठीक है। और फोर्थ, डायमंड जो है, डायमंड का हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है। तो ये थे कुछ एक्सेप्शंस। अब देखते हैं नॉन मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज। तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स, सबसे पहला आता है रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विथ ऑक्सीजन। तो रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, तो जनरल फार्मूला लिखता हूँ मैं इनका, नॉन मेटल प्लस ऑक्सीजन क्या फॉर्म करेगा, ये नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स फॉर्म करेंगे। तो जब नॉन मेटल रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड बनती है। तो ये हो गया नॉन मेटल, ये हो गया ऑक्सीजन और ये हो गया CO2, साथ में हीट रिलीज होगी। CO2 क्या है सबको पता है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है। इसी तरीके से सल्फ़र ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगी तो SO2 सल्फ़र डाइऑक्साइड बनाएगी, ठीक है। यही होती हैं नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स, नॉन मेटल की ऑक्साइड्स। फिर जब ये नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स जो हैं, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड जो हैं, जब वाटर के साथ रिएक्ट करती हैं तो वीक एसिड्स बनाती हैं, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, CO2 हो गए, साथ में
वाटर के साथ मिक्स करेंगी तो ये H2CO3 बनाएंगी। ये जो होता है इसको कार्बोनिक एसिड कहते हैं, ये बहुत वीक एसिड होता है। फिर सेकंड आता है रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विथ क्लोरीन। रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विथ क्लोरीन, क्लोरीन के साथ किस तरीके से रिएक्ट करता है। तो नॉन मेटल में जब हमने क्लोरीन मिलाया तो नॉन मेटल क्लोराइड बना। ठीक, नॉन मेटल क्लोराइड फॉर्म हुआ। तो ये हो गया हाइड्रोजन नॉन मेटल, साथ में क्लोरीन मिलाया तो 2HCl नॉन मेटल क्लोराइड, इसको कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। थर्ड आता है रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विथ हाइड्रोजन। तो रिएक्शन विथ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के साथ किस तरीके से रिएक्ट करती है। तो यह आया नॉन मेटल, साथ में हाइड्रोजन मिला दिया, तो ये क्या करेंगे, कोवेलेंट बॉन्ड्स बनाएंगे, कोवेलेंट हाइड्राइड बनाएंगे। जैसे कि हाइड्रोजन साथ में सल्फर, सल्फर नॉन मेटल है, हाइड्रोजन के साथ मिलके क्या बनेगा, हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड। ठीक है, इसी तरीके से अमोनिया बनता है, N2 + 3H2 मिला के 2NH3 बनाया। अमोनिया जो होता है वो बहुत इम्पॉर्टेंट कंपाउंड होता है, ये बहुत सारी अलग अलग डिफरेंट चीज़ों में यूज़ होता है। अब एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़, रिएक्शन ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। मेटल और नॉन मेटल के साथ कैसे रिएक्ट करता है। तो मेटल जो है वो नॉन मेटल के साथ मिलके आयनिक कंपाउंड्स बनाते हैं। ये आयनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, इसमें जो आयन है, अब आयन क्या होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज्ड एटम्स को क्या कहते हैं, आर नोन एज आयंस। आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे आप कि आयंस क्या होते हैं। तो पॉजिटिव आयन कैसे फॉर्म होता है मैं बता देता हूँ। पॉजिटिव आयन फॉर्म होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से। नहीं समझ में आ रहा, बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, जैसे ही आगे का चैप्टर पढ़ेंगे आप तो आपको पूरा समझ में आने लगेगा। सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो ओवरऑल चार्ज हो गया सोडियम का पॉजिटिव। फिर नेगेटिव आयन कैसे फॉर्म होता है, नेगेटिव आयन फॉर्म होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से। क्लोरीन था, साथ में एक इलेक्ट्रॉन आ गया तो क्या बना, इससे क्लोरीन नेगेटिव बना। अब जो आयनिक बॉन्ड्स बनते हैं, आयनिक बॉन्ड्स जो होते हैं वो पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन के साथ में ही बनते हैं। ठीक है, तो इससे हम देख सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ NaCl। ये जो Na है वो Cl के साथ कैसे फॉर्म होगा, ये हो गया Na, ये हो गया Cl, दोनों ने मिलके बनाया NaCl, सिंपल एकदम। ठीक, अब इनकी प्रॉपर्टीज़ देखते हैं, किसकी प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयनिक कंपाउंड्स।
प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। आयनिक कंपाउंड्स जो होते हैं वो सॉलिड होते हैं, ठीक है, ब्रिटल होते हैं। साथ में क्या होता है इनका, हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होता है, हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट। ये डिज़ोल्व हो जाते हैं वाटर में, डिज़ोल्व इन वाटर। साथ में ये कंडक्टर होते हैं, कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मगर कब, इन मोल्टन स्टेट, जब पिघले हुए होंगे तभी, ठीक है। और इंसुलेटर होते हैं, इंसुलेटर इन सॉलिड स्टेट, सॉलिड स्टेट में इंसुलेटर होते हैं। अब ये तो थे मेटल, नॉन मेटल, मेटल ऑक्साइड्स और आयनिक कंपाउंड्स। अब इनका ऑक्यूरेंस देखते हैं कि ये मिलते कहाँ कहाँ हैं। ऑक्यूरेंस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, इसको ऐसा लिखते हैं, ऑक्यूरेंस एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। अगर आपको कोई भी डाउट होता है, कहीं पर भी कुछ भी समझ में नहीं आता है, तो आप क्या कर सकते हैं, कमेंट में मुझे लिख के बता सकते हैं। जितना जल्दी पॉसिबल होगा मैं आपकी क्वेरी दूर कर दूंगा। तो इनका ऑक्यूरेंस कहाँ होता है, मेटल्स जो होते हैं फाउंड इन क्रस्ट, क्रस्ट में मिलते हैं मेटल्स। सी वाटर में भी बहुत सारे सॉल्ट्स मिलते हैं। सी वाटर कंटेन्स मैनी सॉल्ट्स। और क्या होते हैं, ओर्स में मिलते हैं ये मेटल्स। ओर्स क्या होती हैं, एक टाइप के मिनरल होते हैं। द मिनरल्स from which a metal can be extracted। एक्सट्रैक्टेड, ओर से मेटल कैसे बनाएं। तो अब ओर से मेटल बनाने के लिए एक टेबल बनाई है मैंने, वो देखते हैं। तो एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, मेटल्स के एक्सट्रैक्शन में सबसे पहले ओर का कंसंट्रेशन किया जाता है। कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है, इम्प्योरिटीज़ हटाना, जैसे कि सॉइल, सैंड, स्टोन हो गई। इम्प्योरिटीज़ को गैंग भी कहते हैं। फिर 3 टाइप के मेटल्स निकलते हैं इनसे, 3 टाइप के और होती हैं, हाई रिएक्टिविटी वाले, मीडियम रिएक्टिविटी वाले और लीस्ट रिएक्टिविटी वाले। हाई रिएक्टिविटी वाले जो हैं उनका इलेक्ट्रोलिसिस किया जाता है, ये सब मैं अभी आगे समझाऊंगा। उनका इलेक्ट्रोलिसिस किया जाता है मोल्टन ओर का, फिर उससे प्योर मेटल मिल जाता है। मीडियम रिएक्टिविटी वाले जो होते हैं उसमें 2 टाइप की ओर होती हैं, कार्बोनेट ओर होती है और सल्फाइड ओर होती है। तो जो कार्बोनेट ओर होती है उसका कैल्सिनेशन किया जाता है, सल्फाइड ओर का रोस्टिंग करके निकाला जाता है। फिर जो इनके ऑक्साइड्स बनते हैं, ऑक्साइड्स ऑफ मेटल, फिर उनका रिडक्शन किया जाता है। रिडक्शन करने के बाद प्योरिफिकेशन किया जाता है। फिर जो लीस्ट रिएक्टिव होते हैं वो सबसे ज़्यादा सल्फाइड ओर के होते हैं। सल्फाइड ओर की फिर रोस्टिंग की जाती है, उससे मेटल मिलता है और फिर मेटल की रिफाइनिंग की जाती है। ठीक है, तो ये एक तरह का टेबल है, इससे एक्सट्रैक्शन किया जाता है। इतने ही टाइप का बस होता है, इससे सारे टाइप के मेटल निकल सकते हैं। ठीक, तो अब हम देखते हैं 1 बाय 1 कौन सी चीज़ क्या करती है, क्या होती है। तो सबसे पहला होता है कंसंट्रेशन ऑफ
ओर, इसका मतलब ये होता है रिमूवल ऑफ इम्प्योरिटीज़। रिमूवल ऑफ इम्प्योरिटीज़ जैसे कि सॉइल हो गई, सैंड हो गई और स्टोन्स वगैरह हो गई एक्सेट्रा, और जो जो मिला हो, इन्हीं इम्प्योरिटीज़ को क्या कहते हैं? इम्प्योरिटीज़ आर कॉल्ड गैंग। गैंग कहते हैं इनको। फिर सेकेंड आता है कन्वर्जन ऑफ कंसनट्रेटेड ओर इनटू क्रूड मेटल। कन्वर्जन ऑफ कंसनट्रेटेड ओर इनटू क्रूड मेटल, मतलब कि पिघला देना। अब एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि जो ओर्स होती हैं, ओर्स को कन्वर्ट किया जाता है ऑक्साइड्स में। ऑक्साइड्स में ही क्यों कन्वर्ट किया जाता है? क्योंकि ऑक्साइड से मेटल निकालना बहुत आसान है। ऑक्सीजन हटा दिया, ऑक्सीजन किसी के भी साथ हट सकता है, हाइड्रोजन के साथ हट सकता है, कार्बन के साथ हट सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड बन के ऑक्सीजन आसानी से हट सकता है। इसलिए बिकॉज इट इज़ ईजी टू ऑब्टेन मेटल फ्रॉम ऑक्साइड्स। ठीक है, फिर हम आते हैं रोस्टिंग पे। रोस्टिंग का मतलब ये होता है हीटिंग ऑफ सल्फाइड ओर इन प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एयर। बहुत सारी एयर जब प्रेजेंट हो तब सल्फाइड ओर को रोस्ट किया जाए या हीट किया जाए। तो ये हो गई जिंक सल्फाइड। बहुत सारी एयर है अपने पास, तो ये बनाएगी ZnO बनाएगी, साथ में सल्फर डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो जाएगी। ठीक है, ये जिंक ऑक्साइड है, ये जिंक सल्फाइड है। फिर आता है कैल्सीनेशन। कैल्सीनेशन जो है वो रोस्टिंग से थोड़ा अलग होता है, तो जो कार्बोनेट ओर होती है ना, उनके लिए यूज़ होता है। तो हीटिंग ऑफ कार्बोनेट ओर इन लिमिटेड अमाउंट ऑफ एयर। ठीक है, लिमिटेड अमाउंट ऑफ एयर में जब इनको हीट किया जाता है। ZnCO3 हो गया, इसको हम कहते हैं जिंक कार्बोनेट। जब इसको हीट किया लिमिटेड एयर में तो जिंक ऑक्साइड बनाया, साथ में CO2 गैस रिलीज हुई। समझ आया रोस्टिंग और कैल्सीनेशन में डिफरेंस? उसके बाद देखते हैं कि एक्सट्रैक्शन कैसे करते हैं। सबसे पहला एक्सट्रैक्शन लीस्ट रिएक्टिव का। ठीक, लीस्ट रिएक्टिव, तो इसमें कॉपर का एग्जाम्पल ले रहे हैं। इसकी ओर का नाम होता है कॉपर ग्लैंस। ओर का नाम इसकी कॉपर ग्लैंस है। तो Cu2S, इसको ही कहते हैं कॉपर ग्लैंस। जब ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है तो कॉपर बनता है, साथ में SO2 गैस रिलीज होती है। तो ये हमारा कॉपर बन गया। सेकंड आता है मिडिल रिएक्टिविटी वाले। मिडिल रिएक्टिविटी वाले में आयरन का एग्जांपल ले रहे हैं। ठीक है, आयरन की ओर का नेम होता है हेमेटाइट।
वैसे बहुत सारी और होती हैं आयरन की, मगर हम हेमेटाइट ले रहे हैं। हेमेटाइट होती है, मैग्नेटाइट होती है। तो हेमेटाइट मतलब Fe2O3, आयरन ऑक्साइड भी कहते हैं इसको। Fe2O3 कार्बन के साथ मिक्स करते हैं, Fe अलग निकल जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस अलग निकल जाती है। तो ये मिल गया हमको आयरन। अब थर्ड जो है वो हाई रिएक्टिविटी वाले। अब हाई रिएक्टिविटी वाले कैसे निकालते हैं? तो हाई रिएक्टिविटी वाले में इलेक्ट्रोलिसिस किया जाता है। इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड थ्रू द मोल्टन ओर को पिघला दिया, फिर उससे इलेक्ट्रिक करंट पास किया। मेटल जो है वो पॉजिटिवली चार्ज है। मेटल जो पॉजिटिवली चार्ज होता है वो कहाँ पर डिपॉजिट हो जाता है? इज डिपॉजिटेड ओवर कैथोड। कैथोड पे डिपॉजिट हो जाता है। इसका एग्जाम्पल देखते हैं सोडियम का। ठीक है, ये हो गया आयंस इसके। एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, सोडियम बन गया Cl नेगेटिव, ने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, Cl बन गया। NaCl जब ब्रेक डाउन होता है तो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव बनाता है। ठीक है, तो अब अपन देखते हैं रिफाइनिंग क्या होता है। रिफाइनिंग, तो रिफाइनिंग में इलेक्ट्रोलिसिस किया जाता है। एक बीकर लेते हैं। अब हमें जिस भी मेटल का करना है रिएक्शन, ठीक है, उसी मेटल का क्या करेंगे, इसके अंदर उसी मेटल का एसिड भर देंगे। ठीक है, जिस मेटल का हमें एक्सट्रैक्शन करना है उसी मेटल का एसिड इसमें भर दिया जाएगा। तो ये हमने एसिड भर दिया। ठीक है, फिर क्या करते हैं, दो नोड्स डालते हैं उन्हीं मेटल्स के। ये हो गया कैथोड और ये हो गया एनोड। फिर क्या करेंगे, इनको कनेक्ट कर देंगे बैटरी के साथ। करंट कहाँ से कहाँ जाता है? एनोड से कैथोड जाता है। ठीक, यह है एनोड और यह है कैथोड। ये मैं कॉपर का एग्जांपल ले रहा हूँ। ठीक है, ये इम्प्यूरिटीज हैं और ये है कॉपर सल्फेट। अब देखिए मैंने क्या किया है, मैंने लंप लिया है। लंप मतलब टुकड़ा। ठीक है, लंप ऑफ इम्प्योर कॉपर मेटल और एक थिन स्ट्रिप एंड थिन स्ट्रिप ऑफ प्योर मेटल। इनको डिप कर दिया है, आर डिप्ड इन सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। क्योंकि कॉपर के हैं ये, तो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में इनको डिप कर दिया है। फिर जो इम्प्योर मेटल है, इम्प्योर मेटल को कनेक्ट कर दिया है, कनेक्ट टू पॉजिटिव पोल। और जो थिन स्ट्रिप है प्योर मेटल की, थिन स्ट्रिप को कनेक्ट कर दिया है
नेगेटिव पोल से। तो क्या होगा, इम्प्योर मेटल से प्योर मेटल निकल के जाएगा, थिन स्ट्रिप पे डिपॉजिट होता जाएगा, और नीचे जो हैं वो इम्प्योरिटीज़ जम जाएंगी। इम्प्योरिटीज़ जो हैं वो नेगेटिव की तरफ जमेंगी। ठीक है, समझ आया? मैं लिख देता हूँ अच्छे से आपके लिए। एनोड जो होता है वो नेगेटिव होता है, और कैथोड जो होता है वो पॉजिटिव होता है। हालांकि करंट के डायरेक्शन पे डिपेंड करता है, हम करंट के डायरेक्शन को रिवर्स भी कर सकते हैं। उसके बाद देखते हैं, लास्ट टॉपिक है ये अलॉयज़। अलॉयज़ क्या होते हैं? अलॉयज़ जो होते हैं वो मिक्सचर होता है, मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स या और अ मिक्सचर ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। इसका एग्जांपल देखते हैं। स्टील हो गया, आयरन इसमें 98% होता है, निकल जो होगा वो 2% होगा, इसको निकल स्टील कहते हैं। क्या होता है, ब्रास, Cu इसमें 80% होता है, Zn 20% होता है। अब इनको एलॉयज़ को बनाते क्यों हैं, तो उसके लिए देखते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलॉयज़। प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलॉयज़, अलॉयज़ की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। अलॉयज़ जो होते हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं, किससे? स्ट्रॉन्गर देन द मेटल फ्रॉम विच दे आर फॉर्म्ड। ठीक, साथ में ये मोर रेजिस्टेंट होते हैं, मोर रेजिस्टेंट टू करोजन। तो आयरन में जंग ना लगे इसलिए उसको स्टील में बना दिया जाता है। मेल्टिंग पॉइंट जो होता है इनका लोअर होता है, और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी लोअर होती है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इज लोअर, किसके कंपैरिजन में? जिन मेटल से ये बना है एलॉय। ठीक है, समझ आया? इस चैप्टर में बस इतना ही दिया है। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। कुछ भी चीज़ अगर समझ में नहीं आई है, कुछ भी चीज़, तो कमेंट में लिख के बताएं। जितना जल्दी से जल्दी पॉसिबल होगा मैं उसको क्लियर कर दूंगा। ठीक है, ओके, बाय।